मूवी की शुरुआत मेन लीड सांग्यू से होती है, जो अपनी किस्मत को रोते हुए ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। तभी एकदम वहाँ लाइट ऑफ हो जाती है और हम एक खौफनाक परछाई को देखते हैं, जो सांग्यू पे हमला करता है और उसे पकड़ते हुए पूरी तरह मारने लगता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जहाँ हम पे रिवील होता है कि ये असल में सांग्यू का ख्वाब है। फिर हमें सांग्यू की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। वो माहिर तो है, पर पैसे के बगैर कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। ना कोई उसकी मदद करने वाला है और ना ही उसे प्यार करने वाला। यही नहीं, उसने बहुत से लोगों से कर्जा भी लिया हुआ है, जो उसके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि सांग्यू एक लड़की को पसंद करता है, पर उसे भी कहने की हिम्मत नहीं रखता। सांग्यू अपने दोस्त से बात करते हुए उसे बताता है कि उसे इंसोम्निया नामी बीमारी है, जिसमें उसे नींद आने के बजाय उल्टा बहुत नींद आती है। पर जब भी वो सोता है तो उसके ख्वाब में एक शैतान की आत्मा आकर उसे मारने की कोशिश करती है, जिसका दर्द वो हकीकत में भी महसूस कर सकता है। और इस डर से उसकी आंख हर बार खुल जाती है, जिस वजह से सांग्यू की नींद पूरी नहीं हो पाती। सांग्यू इस मसले की वजह से बहुत से डॉक्टर्स के पास भी गया, पर किसी के पास उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं था। सांग्यू के सपने इस कदर सच होते हैं कि उसे कभी कभी समझ नहीं आती कि वो सपना देख रहा या हकीकत में है। सांग्यू जब घर वापस जाता है तो उसका मालिक मकान भी उसे घर से निकाल चुका होता है, क्योंकि सांग्यू ने काफी अरसे से घर का किराया नहीं दिया और न ही उसके पास पैसे हैं कि वो दे सके। सांग्यू इस सबसे दुखी हुआ कैफे में बैठकर अपना काम करने का सोचता है। कैफे में काम करते वक्त दोबारा सांग्यू की आंख लग जाती है और वहाँ फिर से स्पिरिट डीमन आकर सांग्यू का सर जोर जोर से टेबल पर पटक कर उसे मार देता है, जहाँ दोबारा से सांग्यू की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसका लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया है। अपनी हालत से तंग आए सांग्यू आत्महत्या करने का सोचता है, क्योंकि वो इस अजियत भरी जिंदगी से तंग आ गया था। वो अपने दोस्त सांजी को अपनी आत्महत्या करने का मैसेज करते हुए माफी मांगता है और फिर एक छत से छलांग लगाने लगता है, मगर एक आदमी उसे नीचे से रोक लेता है। ये वही आदमी है जिससे अक्सर सांग्यू पैनकेक्स खरीदा करता था। सांग्यू से अपने ख्वाबों के बारे में बताता है, जिस पे वो आदमी उसे नसीहत करता है कि जब भी स्पिरिट डीमन उसे मारने लगे वो बस ये कह दे कि वो ख्वाब देख रहा है और इसकी सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। इसके बाद अब वो जिंदा रहने का फैसला तो कर लेता है, पर पैसे न होने की वजह से मजबूरन उसे अपना फोन बेचना पड़ता है और उन पैसों से वो एक ग्रोसरी स्टोर जाकर अपने लिए खाना खरीदता है। खाना खाते वक्त सांग्यू को दोबारा नींद आ जाती है और स्पिरिट डीमन दोबारा आकर सांग्यू पर हमला कर देता है। जो अपनी तलवार सांग्यू के सीने में घुसाकर उसे मारने ही लगता है कि सांग्यू को उस आदमी की बात याद आती है कि जब भी स्पिरिट डीमन उसे मारने लगे तो वो बस उसे ये कह दे कि वो ख्वाब देख रहा है। सांग्यू ऐसा ही करता है, जिस पर वो जोर से स्टोर के अंदर जाकर गिरता है और जब सांग्यू वापस जागता है तो वो अपने हाथ में उस स्पिरिट डीमन की तलवार देखकर बहुत हैरान हो जाता है। सांग्यू उस तलवार को लिए एक पार्क में जाता है और खुद को ख्वाब से जगाने की भरपूर कोशिश करता है, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो अब वापस हकीकत में आ चुका है। सांग्यू उस तलवार को देखता है जो बहुत ही नायाब लग रही थी, इसलिए वो उसे जाकर एक स्टोर जो कि नायाब और एंशिएंट चीजों को खरीदते हैं वहाँ बेच जाता है, जिससे सांग्यू को बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से सांग्यू शॉपिंग करता है, अपनी शेव करवाकर अपना हुलिया बदलता है और एक महंगे से होटल में कमरा लेता है। रात को सांग्यू सब के बारे में गौर व फिक्र करता है कि शायद उसके पास ये टैलेंट है जिससे वो अपने ख्वाब से चीजें असल दुनिया में ले आ सकता है और वो इस टैलेंट से और पैसे कमाने का सोचता है। सांग्यू सोता है और उसके ख्वाब में स्पिरिट डीमन एक बड़ी सी सुनहरी आरी से उस पर हमला करता है और उसके चेहरे पर एक घाव दे देता है। इसके बाद स्पिरिट डीमन सांग्यू का गला काटने ही लगता है कि सांग्यू उस आरी को पकड़कर कहता है कि वो एक सपना देख रहा है और जागने पर वो आरी उसके पास आ जाती है। सांग्यू उस आरी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे जाकर दोबारा उसी शॉप पर बेचता है और बहुत पैसे कमाता है। अगली रात सांग्यू एक एंटीक से भरपूर म्यूजियम के बारे में पढ़ता है और इसकी तस्वीरें देखता है ताकि वो म्यूजियम रात को उसके ख्वाब में आए और वो वहाँ से बहुत सी कीमती चीजें उठा ले। सांग्यू जब सोता है तो वो ख्वाब में उसी म्यूजियम में होता है और उधर से वो सोने की बनी चीजें उठाने ही लगता है कि वहाँ स्पिरिट डीमन इस पर मशीन गन लेकर आ जाता है, जिससे सांग्यू की मौत हो जाती है और वो एकदम से घबरा कर उठ जाता है। जिद में आया सांग्यू नींद की गोलियां लेकर दोबारा से उसी म्यूजियम में जाता है और इस बार सांग्यू चीजें उठाकर स्पिरिट डीमन से बचते हुए उन्हें असल दुनिया में लाने में कामयाब हो जाता है। सांग्यू जब दोबारा उन चीजों को बेचने जाता है तो उधर से एक डॉन काइंजी मिलता है, जो उसे सब के बारे में दरियाफ्त करता है, मगर सांग्यू से कुछ न बताते हुए वहाँ से अपनी रकम लेकर चला जाता है। काइंजी को शॉप के मालिक से मालूम पड़ता है कि सांग्यू बहुत सी नायाब और कीमती चीजें ला ला कर बेच रहा है, जिस वजह से उसके हालात बदल गए हैं और ये सुन के काइंजी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सांग्यू एक कैफे में जाता है जो होयर नामी लड़की का होता है, जिसे सांग्यू पसंद करता है और अक्सर औकात वो उसका पीछा भी किया करता था।
सांग्यू को मालूम पड़ता है कि हॉयर अपने कैफे बेच रही है क्योंकि उसे इस कैफे से मुनाफा होने के बजाय नुकसान हो रहा है क्योंकि यहाँ कस्टमर्स आते ही नहीं हैं, जिस पर सांग्यू उसकी मदद करने का सोचता है। होटल वापस जाते वक्त उसे रास्ते में सांजी मिल जाता है जो सांग्यू को जिंदा देख के बहुत हैरान होता है और ये ही नहीं, सांग्यू के अच्छे कपड़े पहने देख के भी। सांग्यू सांजी को एक बड़े से होटल में डिनर करवाता है और वो पैसे वापस कर देता है जो सांजी ने उसे स्क्रिप्ट के लिए दिए थे और बताता है कि उसने स्क्रिप्ट लिखना छोड़ दी है। वो सांजी के साथ बहुत ड्रिंक करता है और नशे की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता और उसे सांजी उसके होटल रूम तक छोड़ कर आता है। सांजी सांग्यू के एकदम अमीर होने का राज जानने के लिए उसके कमरे की तलाशी लेता है और वो देखता है कि सांग्यू को दौरे लग रहे हैं और जब सांग्यू की आंख खुलती है तो उसके हाथ में सोने की चीजें होती हैं जो देखकर सांजी हैरान हो जाता है और वो सांग्यू की मिन्नतें करता है कि वो उसे अपने साथ हायर कर ले और वो सांग्यू की सोते वक्त रखवाली किया करेगा, जिस पे सांग्यू मान जाता है और उन चीजों को बेचकर वो दोनों और पैसे कमा लेते हैं। इसके बाद सांग्यू हॉयर का कैफे खरीद लेता है और उसे लॉस की टेंशन ना लेने को कहता है, जिस पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों काफी वक्त साथ बिताना शुरू कर देते हैं। सांग्यू अब अपने ख्वाबों में उस स्पिरिट डीमन से भी लड़ना शुरू कर देता है, मगर इस सब में उसके चेहरे पर काफी घाव आते हैं। सांग्यू अब एक बैंक का ख्वाब देखते हुए वहाँ से पैसे उठाकर लाता है और वो उन पैसों में से कुछ रकम उस पैनकेक वेंडर के स्टॉल पर छोड़ाता है क्योंकि उसी के मशवरे की वजह से ही सांग्यू अमीर हुआ है। एक रात ख्वाब में उसे सोने की बनी बहुत सी एंटीक चीजें नजर आती हैं और वहाँ एक स्पिरिट डीमन उसे मेडिटेट करता हुआ देखता है। सांग्यू का लालच बढ़ जाता है जब वो स्पिरिट डीमन की बेल्ट देखता है तो बहुत ही खूबसूरत और नायाब होती है। सांग्यू उस स्पिरिट डीमन की मेडिटेशन का फायदा उठाते हुए उसकी बेल्ट उतारने लगता है, मगर उस बेल्ट को छूते ही उसके हाथ मानो जरों में बदलकर खत्म होने लगते हैं। मगर सांग्यू हार नहीं मानता और उस बेल्ट को उतारने की भरपूर कोशिश में लग जाता है। वहाँ स्पिरिट डीमन भी अपनी मेडिटेशन से जाग जाता है और वह सांग्यू के सीने पर अपनी 2 उंगलियां फेरता है जो सांग्यू इग्नोर कर देता है और आखिरकार उस बेल्ट को उतारकर अपनी दुनिया में ले आता है, जिससे देख के सांजी भी खुश हो जाता है और वो उस बेल्ट को संभाल कर रखता है क्योंकि सांग्यू अब अपना एक पर्सनल म्यूजियम बनाने का सोचता है और उसके लिए वो बहुत सी एंटीक्स जमा करना शुरू कर देता है और सांजी उसे टावर बनाने का भी मशवरा देता है जो सांग्यू को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन सांग्यू और हॉयर डिनर पर जाते हैं, जिसके बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं जहाँ हॉयर बाथरूम जाती है तो पीछे उसका इंतजार करते वक्त एकदम से एक तीर सांग्यू के सीने पर लगता है जिससे वो गिर जाता है और जब सांग्यू उठकर देखता है तो उसके सीने पर 2 निशान बने होते हैं जो उसको उस स्पिरिट डीमन ने उंगलियां फेरते वक्त दिए थे। परेशान हुए सांग्यू वापस अपने होटल रूम में आ जाता है और सांजी को कहता है कि आज वो अकेला अपने कमरे में सोना पसंद करेगा और सांजी को उस कमरे से बाहर भेज देता है। रात को सोते वक्त सांग्यू की आंखें एक टावर में खुलती है जो उसने सांजी के साथ बनाने का प्लान बनाया था और टावर की छत पर से एक शख्स खड़ा मिलता है जो और कोई नहीं सांग्यू ही होता है, जिसके चेहरे पर बहुत से निशान होते हैं, जिसे देखकर डर कर सांग्यू उठ जाता है और हकीकत में भी उसके जिस्म पर निशान बन जाते हैं और ये वही चोट के निशान है जो उसे हर बार ख्वाब में स्पिरिट डीमन से लड़ते लगे थे। वो इन सबसे परेशान उसी पैनकेक वेंडर के पास जाने का सोचता है क्योंकि उसी ने सांग्यू को इस मसले से निकलने का मशवरा दिया था, तो शायद अब भी सांग्यू की मदद कर सके। मगर रास्ते में उसे कांगजी के आदमी किडनैप कर लेते हैं और उसे $1 मिलियन मांगते हैं रिहाई के लिए, जिस पर सांग्यू सांजी से कहता है और सांजी जब पैसे लेकर आता है तो कांगजी के गुंडे उसे भी किडनैप कर लेते हैं। और जब कांगजी को पता चलता है कि सांग्यू के बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं कि अब वो एक बिलियनियर है तो वो उन दोनों को सांग्यू के रूम में ले जाते हैं जहाँ कांगजी सांग्यू के म्यूजियम को देखकर हैरान हो जाता है। मगर उतनी देर में वहाँ हॉयर भी आ जाती है सांग्यू की हालत का पूछने क्योंकि वो कल रात होटल से चला गया था, मगर कांगजी के आदमी उसे भी बांधी बना लेते हैं। सांग्यू उन्हें कहता है कि उसका सारा पैसा ले ले मगर उन्हें छोड़ दे, जिस पर कांगजी नहीं मानता है और उसके आदमी सांग्यू को चाकू मारते हैं। ये देखते हुए सांजी उन गुंडों से लड़ता है और वो तीनों बमुश्किल खुद को आजाद कराते हुए वहाँ से भागते हैं, मगर सांग्यू जख्मी होने की वजह से भाग नहीं पाता और गिर जाता है, जिस पर एक गुंडा उसे उसकी टांग पर चाकू मारता है और जब सांजी उसे बचाने आता है तो वो लोग सांजी को मार देते हैं। हॉयर और सांग्यू वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर सांग्यू के जख्मी होने की वजह से नहीं भाग पाते और दोनों पकड़े जाते हैं। वो लोग सांग्यू और हॉयर दोनों को बहुत मारते हैं और इस वजह से सांग्यू बेहोश हो जाता है और वो एक दूसरे रियाम में चला जाता है। वहाँ उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वो देखता है कि रोशनी असल में दीवार है उसके ख्वाबों की दुनिया और असल दुनिया के बीच में, और सांग्यू उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है मगर नहीं तोड़ पाता। सांग्यू को जब कांगजी के आदमी हॉयर को मारते दिखाई देते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है और वो खुद एक स्पिरिट डीमन में बदल जाता है और वो बिल्कुल उसी स्पिरिट डीमन जैसा होता है जो शुरू से हमें मूवी में दिखाया जा रहा था। सांग्यू अब स्पिरिट डीमन की शक्तियों की वजह से उस दीवार को तोड़ देता है और वही मशीन गन
गन जिससे एक दफा स्पिरिट डीमन ने सांग्यू को म्यूजियम में मारा था, उसी मशीन गन से सांग्यू सबको मार देता है। कांगजी मरते वक्त गोली चलाकर हॉय को मार देता है, जो देख के सांग्यू को बहुत दुख होता है और जो उसका इंसानी शरीर है वो भी दम तोड़ देता है। अब एकदम से सांग्यू को होश आ जाती है और वो उसी ग्रोसरी स्टोर के बाहर बैठा होता है जहाँ उसको पहली दफा स्पिरिट डीमन से लड़कर तलवार मिली थी। और सांग्यू को एहसास होता है कि ये सब उसका एक ख्वाब था और वो दोबारा से अपने ख्वाब और हकीकत में फर्क नहीं कर पाया। उधर हॉय आ जाती है जो सांग्यू को अपने साथ ले जाकर खाने को देती है और उसे अपने कैफे में जॉब ऑफर करती है, जो सांग्यू तुरंत मान जाता है। हॉय को हमेशा से मालूम था कि सांग्यू उसका पीछा करता है और वो भी कहीं न कहीं सांग्यू को पसंद करने लग चुकी थी, इसलिए वो सांग्यू को लैपटॉप गिफ्ट करती है ताकि वो दोबारा स्क्रिप्ट्स लिख सके। और सांग्यू की स्क्रिप्ट्स लोगों को बहुत पसंद आती हैं और उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। उसे एक दिन संजी मिलता है और उसे पैसे देते हुए कहता है कि ये सांग्यू के पैसे थे जो उसकी पुरानी स्क्रिप्ट्स की हैं, मगर सांग्यू को याद नहीं आता कि उसके कौन सी स्क्रिप्ट के पैसे उसके संजी के पास रहते हैं। खैर बिल आखिर सांग्यू बहुत मशहूर स्क्रिप्ट राइटर बन जाता है और एक दिन वो उसी पैनकेक वेंडर से मिलता है जिस सांग्यू को वही पैसों वाला थैला वापस करता है जो सांग्यू ने पैनकेक वेंडर के स्टॉल पर अमीर होने पर छोड़े थे, जिसे देख के सांग्यू हैरान हो जाता है। और पैनकेक वेंडर सांग्यू को अपने पेट पर लगा घाव दिखा के कहता है कि वो भी कभी इस रास्ते पर चला था जिस पर सांग्यू चला है, और ये कहकर वो चला जाता है और सांग्यू के पीछे का मंदिर दोबारा से उस रियम जैसा हो जाता है। मूवी के आखिर में दोबारा से ग्रोसरी स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉय सांग्यू को उठाकर अपने साथ लेकर गई थी और वो सब कुछ पीछे खड़ा स्पिरिट डीमन देख रहा होता है, जो अब या तो सांग्यू का ख्वाब है या फिर वो स्पिरिट डीमन असल दुनिया में आ गया है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।